So moving towards our question number 18. Question number 18, as you can see there on the board. क्या कह रहे हैं बच्चों, इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। That which of the following represents the forward bias diode। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना बच्चों कि कौन सा डायोड जो वो फॉरवर्ड बायस्ड है। हमारे पास टोटल 5 तरीके के डायोड दे रखे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है आपको। अच्छा, वैसे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको पता है। यहाँ पे सारे डायोड जो पीएन टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, दिस इज और पी साइड एंड ये है अपना एन साइड की डोपेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो पी साइड है दैट शुड बी ऑन हायर पोटेंशियल, जो एन साइड है दैट शुड बी ऑन लोअर पोटेंशियल। किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमारे पास कितने टोटल 5 ऑप्शन है, सो लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, जो पी साइड है, ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं तो पी साइड कितने पे है, -10 वोल्ट पे, और एन साइड जो है दैट इज ऑन 0। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है इसमें तो एन साइड पड़ा, सो दिस इज नॉट योर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बी ऑप्शन का देखा जाए तो बी ऑप्शन में जो पी साइड है दैट इज ऑन -10 वोल्ट, और जो एन साइड है दैट इज ऑन -15 वोल्ट। कौन सा बड़ा है, हायर पोटेंशियल पे कौन है, पी साइड है, ऑब्वियसली -10 इज ग्रेटर देन -15। ठीक है, सो दिस इज योर फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, व्हाट सी से। सी में बच्चों जो पी साइड है दैट इज ऑन 4 वोल्ट, सी में जो है वो 4 वोल्ट पे है, और जो एन साइड का है दैट इज ऑन 2 वोल्ट। ठीक है, तो क्लियरली पी साइड इज ऑन हायर पोटेंशियल, सो दिस इज ऑल्सो योर फॉरवर्ड बायस डायोड। डी में देखा जाए तो डी में आपका पी साइड जो है दैट इज ऑन राइट साइड, उस साइड में कितने पे है, -10 वोल्ट पे है, और जो एन साइड है दैट इज ऑन -5 वोल्ट। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि एन साइड जो है, एन जो है दैट इज ऑन हायर पोटेंशियल, सो दिस इज नॉट योर फॉरवर्ड बायस डायोड। और लास्ट ऑप्शन की बात करें देन पी साइड इज ऑन 2 वोल्ट, और जो एन साइड उसे जो है हम कह सकते हैं दैट इज ऑन 0 वोल्ट, जिसे हमने अर्थिंग कर रखा है। ठीक है, तो इस केस में अगेन जो पी साइड है वो क्या है, वो आपके हायर पोटेंशियल पे, सो दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन करेक्ट मिल गए, बी, सी एंड ई, and based on it you can say that option C is the correct answer. ठीक है, option C is the correct answer. Now let us move to our next question. So moving towards our question number 19. Question number 19 says, as you can see here, a parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a 100 volt power supply. ठीक है, तो हमारे पास एक कैपेसिटर, ठीक है, एंड दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो दे रखा है आपको 40 माइक्रो फैराड। ठीक है, चलिए, तो सी आपका कितना है, 40 माइक्रो फैराड, इसको मैं कह सकता हूँ 14 × 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Now the intermediate space between the plates is filled with a dielectric material of dielectric constant K is equal to 2। अब इसने क्या किया है कि ये जो कैपेसिटर था हमारा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इसने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया सेकेंड केस। ठीक है, जैसे उसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया और साथ में इसने बैटरी के बारे में कुछ नहीं कहा कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया या नहीं। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि बैटरी भी कनेक्टेड ही है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल स्टिल बी 100 वोल्ट। ठीक है, बट इसमें इसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल घुसा दिया जिसका के कितना है, दैट इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट, किसी यू कैन से जो कैपेसिटर के अंदर जब हम प्लेट्स के बीच लगा देते तो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटेंस, नई वाली कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम सी हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, के टाइम सी, सो दैट इज इक्वल टू 2c। ठीक है, के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो आगे कह रहे हैं कि ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मेटल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड the change in the electrostatic energy of the
कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो हमसे बच्चों पूछ रखा है कि कितना चार्ज एक्स्ट्रा आएगा, मतलब चेंज पूछ रखा है, एंड कितना एनर्जी में चेंज आएगा इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनिशियली अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, सी इंटू वी। सी है आपका 40 × 10⁻⁻6 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, 40 × 10⁻⁻4, and that will be equal to 4 × 10⁻³ coulomb, that is 4 4 मिली कूलम। ठीक है, 4 मिली कूलम। ठीक है, ये था इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनल चार्ज होगा आपका के टाइम्स सी। अब देख सकते हो यहाँ पे के टाइम्स, ये जो है फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम्स सी इंटू वी। ठीक है, ठीक है, वी जो है वो सेम है, के जो है वो 2 है। ठीक है, कैपेसिटेंस डबल हो गई, नई वाली कैपेसिटेंस डबल है, वी जो है सेम है, तो आई कैन से जो भी आएगा के टाइम्स सी वी, दैट विल बी इक्वल टू इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज 8 माइक्रो मिली कूलम। ठीक है, सो कितना चेंज आ गया चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ रखा है, तो एक्स्ट्रा चार्ज कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो वो आ गया बच्चों हमारे पास 4 मिली कूलम। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो रही बात चार्ज की। इसके बाद अब बात करते हैं जरा एनर्जी की। एनर्जी आपको पता है कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पहले वाले एनर्जी की बात करूं, ये इनिशियल की, तो वो हो जाएगा आपका हाफ सी इनिशियल कितना था बच्चों, यही था अपना 40 × 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁴, 100 के स्क्वायर 10⁻⁴, ये कितना हो गया 10⁻⁻², 10⁻⁻, ये आ गया आपको कितना, 0.2 जूल, 0.2 जूल। ठीक है, ई फाइनल की बात करते हैं। ई फाइनल कितना आ जाएगा, ई फाइनल हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अगेन। अब जो नया वाला सी है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 80 × 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर, अगेन वही 10⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये यहां से करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 0.4 जूल, है ना, 2 4 8। ठीक है, 0.4 जूल। सो कितना चेंज इन एनर्जी आ गया, दैट विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि 0.4 माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2 जूल। सो द फाइनल आंसर विल बी 4 मिलीकूलम एंड 0.2 जूल। आई थिंक द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बच्चों ऑप्टिक्स से है, एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन लेट अस सॉल्व इट। सो द क्वेश्चन सेज दैट गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, एंड ईच साइड हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है, कैपिटल R, यानी दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेंस का सेम है। वन साइड इज पॉलिश्ड फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हमारे पास बच्चों एक ये है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है बच्चों की एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा, इन दोनों साइड का रेडियस क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड क्या है, वो आर है, और इसने एक साइड को जो है वो कंप्लीटली इसने पॉलिश कर रखा है फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, यानी कि अब ये कैसा बिहेव करेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगी, ये इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा बेसिक। ठीक है, for complete reflection, at what distance from the lens an object be placed on the optic axis so that the image gets formed on the object itself। आपको पता है अगर कॉन्केव लेंस होता था हमारे पास, तो अगर इमेज मुझे ऑब्जेक्ट पर ही बनानी होती थी, तो इमेज को हम कहाँ रखते थे बच्चों, अरे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते थे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि 2f पे, 2f पे, दैट इज सी बराबर 2। यहाँ पे रखते थे तो इमेज कहाँ बन जाती थी, यही पे बन जाती थी।
तो यहाँ भी हमें कुछ कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। ये जो कंप्लीट सिस्टम जो है पॉलिश करके एक तरीके से एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, और हमें उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल के दैट इज इक्वल टू योर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम, और वहीं पे हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस पूरी असेंबली का निकालते हैं क्या, अभी अपना फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो उसी का डबल कर देंगे तो हमारे हमारे पास सी आ जाएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो ये हमारा पाथ रहेगा सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि यहां से सोचो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जाएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट इधर से अगर जाएगी तो क्या करेगा, सबसे पहले मिरर मिरर में क्या करेगा, मिरर में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्ट होते हुए ये पहले इस सरफेस पे आएगी, इस सरफेस पे क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होगा, यानी मिरर का काम आएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से रिफ्रैक्शन शुरू होगा। ठीक है, सो अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट पावर की बात करूं, इक्विवेलेंट पावर की बात, और जो भी ये कॉम्बिनेशन है इट इज फॉर अ मिरर, दैट्स व्हाई एम एम, तो दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, पहले पावर ऑफ लेंस, उसके बाद फिर पावर ऑफ मिरर, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर पावर ऑफ लेंस, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट फॉर दिस होल मिरर विल बी इक्वल टू 1/f(L) -1/f(m)। क्यों? क्योंकि मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, सबको पता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1/f। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका 2/fL -1/f। अब जरा बात कर लेते हैं फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस एफ एल। क्या होगा बच्चों, एफ एल होता है μ-1, बेसिकली μ1/μ2 -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका दूसरा मीडियम एयर ले रखा है, दैट्स व्हाई म्यू इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। तो 1/r1 भी आपका r के बराबर है, माइनस माइनस 1/r2 की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यू कैन से मिरर है। ठीक है, सो इस वजह से आपका जो सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दैट विल बी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका 2/r ब्रैकेट में μ-1। सो दिस विल बी द फोकल लेंथ, सॉरी यहाँ पे ये 1/fL लिखना था। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस। ठीक है, मिरर का आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना होता है आपका, r/2 OBSS, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आधा ही होगा। ठीक है, तो 1 FM कितना आ जाएगा, -r/2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है मिरर। ठीक है, माइनस साइन आएगा ही आएगा। तो इसको वापस से जो है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को कहाँ करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। जैसे हम पुट करेंगे इसमें क्या आ जाएगा जो हमारे पास, अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो है इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते 1/में एफ इक्विवेलेंट फॉर मिरर विल बी इक्वल टू 2/fL। 2/fL कितना हो जाएगा, यहां से देखना 4/r ब्रैकेट में μ-1, और साथ में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, +2/r, +2/r। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते, तो यहाँ से आ गया 1/में एफ इक्विवेलेंट फॉर m विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4μ-4 +2/r। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4μ-2/, ठीक है, 4μ-2/r। आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए दैट इज -2/r, कहीं माइनस का -1/f। ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया -r/2। ठीक है,
यहाँ पे बच्चों एक माइनस साइन भी तो आएगा, सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन भी तो आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर ना, सो दैट विल बी -1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस, मैं भी सोचू माइनस आ जाएगा। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा अपना एफ इक्विवेलेंट फॉर मिरर विल बी इक्वल टू, इसको पलट देते हैं तो r अपॉन में 2 कॉमन ले लें तो 2 μ-1, और माइनस साइन था तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर अब हमारे पास ये आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या इतना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ इक्विवेलेंट इंटू एम, कितना आ जाएगा बच्चे, 2 को इधर लेते आते हैं तो ये आ गया -r अपॉन में 2 μ-1। क्वेश्चन में क्या है कि हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड, तो माइनस साइन हम लोग हटा देंगे, माइनस साइन हटा के देखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, r अपॉन में 2 μ-1, ठीक है। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, आई गेस द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, r अपॉन में 2 μ-। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। बढ़ते हैं बच्चों अब अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक बार पढ़, two soap bubbles of radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively are in contact with each other. The radius of curvature of their common surface is in centimeter. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो सोप बबल है, ठीक है, और ये दोनों सोप बबल जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा बच्चों, इनका जो कांटेक्ट में जब ये आएंगे, इनका सरफेस, ये जो एक कांटेक्ट वाला, इसका जो है रेडियस हमसे पूछ रखा है, इसका जो है रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रखा है कि जब दोनों सोप बबल कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियस है कि कांटेक्ट में आने के बाद इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है बच्चों, प्रेशर का डिफरेंस क्या है, वो अलग अलग है, दोनों जगह पे अपना अपना एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल कितना होता है, 4T/R, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ और प्रेशर लग रहा होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आ रहा होगा, that is going to decide the radius of curvature for this common surface। तो नेट वाला कितने के बराबर होगा, बेसिकली यहाँ से कुछ प्रेशर आ रहा होगा, लेट्स से P1, इधर से कुछ प्रेशर आ रहा होगा P2, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी गोइंग टू डिसाइड आवर नेट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कॉमन सरफेस। तो P1 की बात करें बच्चों तो P1 कितना आ जाएगा, 4T/R1, 4T/R1 कितना है, 2 सेंटीमीटर, माइनस P2 की बात करें दैट इज इक्वल टू 4T/R2, यानी कि 4, दैट इज इक्वल टू 4T/R फॉर दिस कॉमन सरफेस। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 40 कैंसिल आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/R। तो यहाँ से R कितना आ गया, यहाँ से R आ जाता है आपका 4 - 2 अपॉन 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से बच्चों R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। बेसिकली इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है जो जनरली लोग याद रखते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉमन सरफेस, ठीक। आता किस वजह से है, इस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की।